माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद रितु। आई एम रितु शर्मा। फ्रेंड्स, शेक्सपियर की प्लेज की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आज हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की जो क्लासेस हमारी हुई हैं उसमें आई होप जो कंटेंट आपको मिला है अभी तक आप उसको स्टडी कर रहे होंगे। एग्ज़ाम की अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी र्यूमर्स जो है वो सुनने में आ रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, लेकिन ऐसा अभी कुछ आयोग की तरफ से अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। एग्ज़ाम को लेकर के अभी कोई भी ऑफिशियल डेट जो है वो जारी नहीं की गई है। तो एग्ज़ाम की डेट तो जब आएगी तब आएगी ही, लेकिन उससे पहले हम कंटिन्यू अपनी तैयारी को करते रहें ताकि जब भी हमारे पास एग्ज़ाम की डेट आए तो हमारा उसमें अपना देने के लिए हमारे पास 100% हो, ताकि हम अपना सिलेक्शन जो है वो कंफर्म कर पाएँ। शेक्सपियर की इस सीरीज की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने उनके कॉमेडीज को डिस्कस कर लिया है। आज का जो हमारा प्ले है ये उनकी एक रोमांटिक कॉमेडी मानी जाती है, इसको द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इसी को आज हम डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है हमारा, इस प्ले को हम अपनी कॉलेज की जो एजुकेशन का सिस्टम हमारा रहा है उस दौरान भी हम इसको पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये हमारा इंटर के लेवल का टॉपिक है। ये हमने इंटर में भी हमने आप थोड़ा सा अगर अपने माइंड पर जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो हमने अपने +2 में भी किया है। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है शेक्सपियर का, ये इन्होंने कंपोज किया था 1595 में। ये वो प्ले है जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कंपोज 1595 में किया और पब्लिश का आपको पता ही है 1623। फर्स्ट फोलियो के अंदर मोस्ट ऑफ द प्लेस मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अधिकतर प्लेस जो है वो फर्स्ट फोलियो में ही इनके पब्लिश हुए हैं, और ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी फर्स्ट फोलियो के अंदर पब्लिश हो चुका है। इस प्ले का जो सोर्स है वो क्रिस्टोफर मार्लो जो इनके कंटेम्परेरी हुए हैं। क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क था द ज्यू ऑफ माल्टा। द ज्यू ऑफ माल्टा से इन्होंने इस प्ले का जो है प्लॉट वो लिया है। प्ले की थीम एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदीवाद को दिखाती है। लव, रिवेंज एंड फ्रेंडशिप। इस प्ले की जो थीम है वो एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदीवाद, लव, रिवेंज और फ्रेंडशिप को दिखाती है। इस प्ले का जो जेनरा है वो रोमांटिक कॉमेडीज को हम कह सकते हैं। अब ये तो प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ। कंपोज किया गया 1595 में, पब्लिश किया गया 1623 में। प्ले का जो सोर्स है वो क्रिस्टोफर मार्लो जो उनके कंटेम्परेरी रहे हैं एलिजाबेथन एरा में ही। द ज्यू ऑफ माल्टा उनकी बुक आई थी, उससे इन्होंने इस प्ले का प्लॉट लिया है। थीम इस प्ले की एंटीसेमिटिज्म है, लव, रिवेंज एंड फ्रेंडशिप है। जेनरा इस प्ले का जो जेनरा है वो रोमांटिक कॉमेडी है, और इस प्ले की जो सेटिंग है वेनिस एंड बेलमोंट। वेनिस सिटी और बेलमोंट सिटी इस प्ले की सेटिंग के रूप में उन्होंने शेक्सपियर ने इन दोनों प्लेसेस को वहां की लोकेशन चूज किया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस प्ले के जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में।
कैरेक्टर्स में सबसे पहले ड्यूक ऑफ वेनिस, एंटोनियो, बिसेनियो, शाइलॉक, जेसिका, पोर्शिया, नेरिसा, बाल्थज़र, स्टीफेनो, सेलेरियो, सेलेनियो, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरेगॉन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्ले की जो शुरुआत है वो होती है बिसेनियो से। बिसेनियो और सेलेरियो, सेलेनियो, ये तीनों फ्रेंड है एंटोनियो के। अच्छा, ये जो प्ले है वो फेमस है अपने एक ज्यू कैरेक्टर जिसका की नाम है शाइलॉक। शाइलॉक जो कैरेक्टर है इस प्ले का, इस शाइलॉक नाम के कैरेक्टर की वजह से द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो फेमस है। लेकिन मेन जो कैरेक्टर है इसका वो एंटोनियो है। लेकिन एंटोनियो से ज्यादा इस प्ले में अगर बात की जाए तो इम्प्रेसिव रहा है शाइलॉक का कैरेक्टर। शाइलॉक के कैरेक्टर की वजह से ही कभी कभी ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन हो जाता है कि हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले, एंटोनियो और शाइलॉक। हालांकि प्रोटैगनिस्ट जो है वो प्ले का एंटोनियो ही है, लेकिन इम्प्रेसिव कैरेक्टर रहा है शाइलॉक, इसीलिए एंटोनियो को शाइलॉक को कभी कभी प्ले का प्रोटैगनिस्ट मान लिया जाता है, क्योंकि इसने एंटोनियो से ज्यादा इम्प्रेसिव वर्क किया है इस पूरे प्ले में। तो हम बात कर रहे थे बेसेनियो, सेलेरियो, सेलेनियो और इनका एक फ्रेंड और है ग्रेशियानो। ये तीनों फ्रेंड है, बेसेनियो, सेलेरियो, सेलेनियो और ग्रेशियानो। फास्ट फ्रेंड है एंटोनियो के। अब बेसेनियो जो है इसको एक लेडी है पोर्शिया, ये हेयरस है ऑफ बेलमोंट, बेलमोंट सिटी की हेयरस है, यानी उत्तराधिकारी है, वहां की प्रिंसेस है। और ये बेसेनियो नाम का जो कैरेक्टर है जो कि एंटोनियो का फ्रेंड है, ये इससे शादी करना चाहता है पोर्शिया से। अब बेसेनियो के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बेलमोंट सिटी जा सके, तो वो अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास आता है। एंटोनियो जो कि मर्चेंट है वेनिस का, और एंटोनियो के नाम पर ही इस प्ले का टाइटल लिया गया है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब ये जो एंटोनियो है ये बेसेनियो की हेल्प तो करना चाहता है, लेकिन इसके पास भी फिलहाल पैसे नहीं है, क्योंकि इसके जो शिप हैं, जो इसका पूरा का पूरा जहाजी बेड़ा है वो समुद्र में गया हुआ है। यानी इसने अपनी जितनी भी पूरी वेल्थ है वो इन्वेस्ट की हुई है इस वक्त अपने जहाजों में, और इसलिए वो बेसेनियो की किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन वो उसको एक राय देता है कि तुम जाओ और वेनिस के अंदर जो भी मनी लैंडर है उससे जाकर के मनी लैंड कर लो, और मैं तुम्हारा जो है गारंटर बनूंगा इस बात पर। तो बेसेनियो जाता है शाइलॉक के पास। शाइलॉक जो कि एक ज्यू पर्सन है, एक यहूदी है, और ये एक मनी लैंडर भी है। ये बेसेनियो को पहले तो धन देने से मना करता है, लेकिन उसके बाद ये जब इसको पता चलता है कि बेसेनियो का जो गारंटर है वो एंटोनियो बनेगा, शाइलॉक एंटोनियो को बिल्कुल पसंद नहीं करता, नफरत करता है उससे, क्योंकि एंटोनियो ज्यूश पर्सन जो है उनका बहुत ज्यादा मोह करता है, उनको बहुत ज्यादा मजाक बनाता है। तो शाइलॉक को जब पता चलता है कि एंटोनियो बेसेनियो का गारंटर बनेगा, यानी अगर बेसेनियो टाइम पर धन वापस नहीं देता तो उसका जो पनिशमेंट है वो मैं एंटोनियो को दूंगा, तो शाइलॉक रेडी हो जाता है। अब शाइलॉक बेसेनियो को 3000 ड्यूकेट्स
ध्यान रखिएगा 3000 ड्यूकेट्स जो है वो मनी लैंड करता है, और एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनाया जाता है, लीगल बॉन्ड। और उस बॉन्ड में ये कहा जाता है कि अगर बेसेनियो टाइम पर धन वापस नहीं करता तो शाइलोक को पूरा पूरा राइट है कि वो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले सके। यानी अगर बेसेनियो 3000 ड्यूकेट्स टाइम पर रिटर्न नहीं करता तो शाइलोक एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश काट लेगा, और ये उसने इसके लिए एक लीगल बॉन्ड बनवा लिया है। ये जो बॉन्ड स्टोरी है ये एक्ट 1 में आती है, और ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका एक्ट याद रखना है कि ये जो बॉन्ड स्टोरी है वो एक्ट 1 के अंदर आती है। इसके बाद बेसेनियो जो है वो लेफ्ट कर जाता है पोर्शिया के पास बेलमोंट सिटी में, वहां पहुंचता है। इधर एंटोनियो जो है जिसके जहाज समुद्र में गए हुए हैं, उसको पता चलता है कि उसके जो जहाज हैं वो डूब गए हैं, यानी उसका जो अब जितनी भी उसने वेल्थ इन्वेस्ट की थी वो उसके पास वापस नहीं आने वाली। इधर शाइलोक के घर में एक सर्वेंट है जिसका नाम है लॉन्सलेट गोबो। लॉन्सलेट गोबो नाम का एक सर्वेंट है शाइलोक का। वो जब बेसेनियो से मिलता है तो उसको बेसेनियो की बातें काफी सही लगती है, और वो अपने मास्टर को छोड़ने का तय करता है कि वो अब शाइलोक की सर्विस नहीं करेगा, वो अब बेसेनियो की सर्विस में रहेगा। तो वो लॉन्सलेट गोबो जो है वो बेसेनियो की सर्विस में चला जाता है। इधर यहाँ जेसिका जो है, जो कि डॉटर है शाइलोक की, ये प्यार करती है लोरेंजो नाम के एक पर्सन से। लोरेंजो जो कि एक क्रिश्चियन है। शाइलोक को क्रिश्चियन पर्सन से नफरत है, एंटोनियो भी क्रिश्चियन है। जेसिका लोरेंजो से प्यार करती है, ये बात शाइलोक को नहीं पता। और जब जेसिका को पता है कि उसके फादर जो कि ज्यूइश हैं और वो बिल्कुल भी क्रिश्चियन पर्सन्स को पसंद नहीं करते, तो वो तय करती है कि वो लोरेंजो के साथ में एलोप हो जाएगी और दोनों शादी कर लेंगे। एंटोनियो और ये जो उसके फ्रेंड है सेलेरियो, सेलेमिनो, ग्रेशियनो, जितने भी पर्सन है ये सारे हेल्प करते हैं लोरेंजो की। और जेसिका अपने घर से जितना भी धन था, जो कुछ भी उसके घर ज्वेलरी वगैरह रखी थी, वो सब कुछ लेकर के एलोप कर जाती है लोरेंजो के साथ। एक पेज बॉय यानी एक बॉय के रूप में डिस्गाइज करती है खुद को और चली जाती है। जब शाइलोक को ये पता चलता है कि लोरेंजो के साथ जेसिका चली गई है घर छोड़ करके और कन्वर्ट हो गई है एज ए क्रिश्चियन, तो उसको क्रिश्चियनिटी से और ज्यादा नफरत होती है, और वो अपना जो मन है वो बिल्कुल बना लेता है कि उसको अब एंटोनियो का धन नहीं चाहिए, उसको एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश ही चाहिए। यानी अब उसके बॉडी से उसको मांस ही लेना है, धन तो लेना ही नहीं है। क्योंकि अब पहले तो शाइलोक नफरत करता था एंटोनियो से, क्योंकि वो ज्यूइश पर्सन का मजाक बनाता था, लेकिन अब शाइलोक नफरत करता है एंटोनियो से और पूरी क्रिश्चियनिटी से, क्योंकि जेसिका ने एक क्रिश्चियन पर्सन को पसंद किया है, उसके साथ शादी भी की है और अपना जो रिलीजन है वो भी कन्वर्ट कर लिया है, वो खुद भी अब क्रिश्चियन बन गई है। तो अब शाइलोक को नफरत हो चुकी है कंप्लीट क्रिश्चियनिटी से। इधर बेसेनियो जो है वो बेलमोंट पहुंच चुका है पोर्शिया के पास। पोर्शिया को हालांकि उम्मीद नहीं थी कि बेसेनियो आएगा उससे शादी करने के लिए। अब पोर्शिया की जो शादी है उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई है। उसके फादर ने अपने मरने से पहले एक विल बनाई थी, और उस विल में उन्होंने ये बात रखी थी कि 3 कास्केट्स होंगे पोर्शिया की शादी से पहले, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और एक लेड का। और उन 3 कास्केट्स में से जो भी बिल्कुल सही कास्केट को चुनेगा उसकी शादी ही पोर्शिया के साथ होगी। और सही कास्केट में क्या था चुनने वाला, जो सही कास्केट होगा उसके अंदर पोर्शिया की फोटो होगी। अब पोर्शिया से शादी करने के लिए बेसेनियो गया है, और उसके साथ साथ 2 प्रिंस और हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागोन। ये दोनों पर्सन भी पोर्शिया से शादी करने के लिए ही आए हैं। तो सबसे पहला जो पहुंचता है वहां पर, वो पहुंचता है प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को पहुंचता है, तो पहुंचने पर ये प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कास्केट को चुनता है। जब ये गोल्ड कास्केट को चुनता है तो इसमें से भी पोर्शिया की फोटो नहीं निकलती। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो भी अपना जो चांस है वो लूज कर चुका है।
उसके बाद प्रिंस ऑफ एरागोन पहुंचता है। प्रिंस ऑफ एरागोन के पहुंचने पर वो ये जो है ये सिल्वर का कास्केट ओपन करता है। जब ये सिल्वर कास्केट को ओपन करता है तो इसमें से पोर्शिया का फोटो ना निकलकर एक फुल हेड निकलता है, यानी ये भी अपना चांस लूज कर चुका है। ये भी पोर्शिया से शादी नहीं कर सकता। अब थर्ड जो बचा वो बचा है लेड कास्केट। हमने पढ़ा कि गोल्ड कास्केट है, सिल्वर कास्केट है और लेड कास्केट है। ये दोनों प्रिंस जो हैं ये लेड कास्केट को नहीं चुनते, क्योंकि इनको लगता है कि गोल्ड या सिल्वर कास्केट में से ही किसी एक में पोर्शिया का फोटो हो सकता है, लेड कास्केट में तो होगा नहीं। तो ये दोनों कास्केट की चमक को देख करके ही गोल्ड और सिल्वर कास्केट को चुनते हैं, हालांकि उनमें किसी में भी पोर्शिया का फोटो नहीं होता। अब बेसेनियो पहुंचता है और वो अपना लक ट्राई करता है, और जैसे ही वो अपना लक ट्राई करता है वो जाकर के लेड कास्केट को चुनता है। लेड कास्केट को जब वो चुनता है तो उसमें से पोर्शिया का फोटो निकलता है। इसका मतलब कि यही पर्सन है जो पोर्शिया के लिए सुटेबल शूटर रहेगा, और पोर्शिया की शादी जो है वो बेसेनियो के साथ करा दी जाती है। इधर ग्रेशियानो जो है ये भी बेसेनियो के साथ गया हुआ है बेलमोंट, और यहाँ पर ये पोर्शिया की मेड है नेरेसा, इससे मिलता है। जब ये इससे मिलता है तो यहाँ इन दोनों की शादी भी वहीं पर करा दी जाती है। यहाँ वहां पर यानी वहां पर दो शादियां होती है, एक तो बेसेनियो की पोर्शिया के साथ और नेरेसा की ग्रेशियानो के साथ। तो इन दोनों की शादी हो जाती है। इन दोनों की शादी जैसे ही ओवर होती है, इन दोनों के पास खबर पहुंचती है। सेलेरियो ये खबर लेकर के आता है कि एंटोनियो के जो शिप है वो डूब गए हैं, और एंटोनियो को अब धन वापसी के बदले में जो दूसरी कंडीशन रखी गई थी 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, वो शाइलोक डिमांड कर रहा है, और इस बात को लेकर के वो ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट में जा चुका है। अब यहाँ पर पोर्शिया जो है जो कि हेयरेस है बेलमोंट की, वो बेसेनियो को वहां से जाते समय डबल मनी देती है, यानी अगर उसने 3000 ड्यूकेट्स लिए थे तो वो उसको बदले में 6000 ऑफ ड्यूकेट्स जो है वो देकर के भेजती है, और कहती है कि कुछ भी करके तुम्हें एंटोनियो को 1 पाउंड ऑफ फ्लैश की जो डिमांड है, जो कंडीशन है, उससे बचाना है, और ये तुम शाइलोक को उसके जो मनी तुमने लैंड की थी उसके रिटर्न में दे देना। ये 6000 ड्यूकेट से उसका डबल है। अब पोर्शिया से धन लेकर के बेसेनियो और ये ग्रेशियानो और सेलेरियो जो कि खबर लेकर के आया था बेसेनियो के पास, ये तीनों पर्सन वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं। इधर पोर्शिया जो है वो ये बाल्थसर और स्टीफेनो ये दोनों पोर्शिया के सर्वेंट है, सर्वेंट ऑफ पोर्शिया। ये जो पोर्शिया है ये अपने मैसेंजर को इन दोनों के पीछे भेजती है और पता करती है कि आखिर पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो है क्या। जब पोर्शिया को पूरी स्टोरी का पता चलता है तो पोर्शिया अपने आप को बाल्थसर के रूप में, और पोर्शिया की जो मेड है नेरेसा वो खुद को स्टीफेनो के रूप में डिस्गाइज करती है। आपको याद रखना है कि पोर्शिया और नेरेसा इन दोनों ने डिस्गाइज किया था, और इन दोनों ने डिस्गाइज किया था अपने ही सर्वेंट्स के रूप में। पोर्शिया ने खुद को बाल्थसर के रूप में डिस्गाइज किया, नेरेसा ने खुद को स्टीफेनो के रूप में डिस्गाइज किया। यानी ये जो पोर्शिया है ये तो अपने आप को एज अ एडवोकेट, बाल्थसर को एडवोकेट के रूप में प्रेजेंट करती है, और नेरेसा जो है वो एडवोकेट के क्लर्क के रूप में वहां पहुंचती है, और ये दोनों के दोनों यानी बाल्थसर और स्टीफेनो के रूप में डिस्गाइज करके पहुंच जाते हैं वेनिस की कोर्ट में। और वहां पर ये इनको जैसे ही पोर्शिया ने खुद को एडवोकेट के रूप में डिस्गाइज किया था, तो एडवोकेट के रूप में खुद को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी हेल्प करता है बेलेनियो नाम का उसका कजिन, बेलेनियो जो कि कजिन है पोर्शिया का, और ये खुद एक एडवोकेट है। तो ये हेल्प करता है, यानी ये एक तरह से फेक पेपर्स देता है पोर्शिया के एडवोकेट होने के, जो कि ड्यूक ऑफ वेनिस की कोर्ट में सबमिट किए जाते हैं। और यहाँ फिर पोर्शिया जो है वो एंटोनियो को बचाने के लिए शाइलोक के सामने कुछ कंडीशंस रखती है। शाइलोक ने डिमांड की थी कि उसको 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए। बेसेनियो उसके सामने 6000 ड्यूकेट्स भी रखता है, लेकिन
शाइलोक मना कर देता है, कहता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी 6000 ऑफ डुकेट्स नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो का फ्लैश चाहिए। अब पोर्शिया वहां पहुंचती है और एंटोनियो के बिहाफ पर वो शाइलोक के सामने कहती है कि तुमको मर्सी दिखानी चाहिए। हमने मर्सी पोएम पढ़ी है, उसमें कुछ लाइंस है, तो वो सारी की सारी लाइंस जो है तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से पोर्शिया की स्पीच से ली गई है। तो यहीं से वो लाइंस उठाई गई हैं और यहीं पर ये पोर्शिया बोलती है कि तुमको मर्सी दिखानी चाहिए। मर्सी एक ऐसा गुण है जो कि जो मर्सी दिखा रहा है और जिस पर मर्सी की जा रही है दोनों को ब्लेस करता है। लेकिन शाइलोक जो है वो उसकी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता और कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो का फ्लैश चाहिए। तो पोर्शिया एग्री कर जाती है और कहती है कि ठीक है, तुमको अगर इसका 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए तो ठीक है, तुम्हें 1 पाउंड फ्लैश मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन है, तुमने अपने बॉन्ड में ये बात कही है कि तुमको सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। अगर अब फ्लैश लेते हुए तुमने एक भी बूंद ब्लड की अगर निकलती है तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो कि यहाँ वेटेनियन यानी कि वेनिस सिटी में रहने वाले लोगों के साथ में जो रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर तुमने अपना जो बॉन्ड है उसको तोड़ा तो तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी उसमें से आधी एंटोनियो को और आधी जो है ड्यूक ऑफ वेनिस को जब्त कर ली जाएगी। तो ये बात जब पोर्शिया रखती है शाइलोक के सामने, तो शाइलोक जो है वो एट वंस अपना जो डिसीजन है वो चेंज करता है और कहता है कि नहीं ठीक है, मुझे तो अब ड्यूकेट्स ही चाहिए। अब पोर्शिया उसको फोर्स करती है कि नहीं, तुमने पहले फ्लैश की डिमांड की थी तो तुम फ्लैश ही लो, लेकिन फ्लैश लेते हुए एक बूंद भी खून की निकलनी नहीं चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर किसी की बॉडी से फ्लैश निकलता है तो डेफिनेटली खून तो निकलेगा ही। अब जब ये बात शाइलोक को लगी कि ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता, अब उसको ये लगा कि ना तो फ्लैश मिल रहा है और ना ही अब मिल रहा है मेरे को मेरा धन जो मैंने 3000 टिकट्स दिए थे। तो कहता है कि नहीं, तुम मुझे मेरे 3000 टिकट्स दे दो, मुझे फ्लैश भी नहीं चाहिए, डबल मनी भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3000 टिकट्स चाहिए। तो पोर्शिया उसको फोर्स करती है कि नहीं तुम फ्लैश लो। शाइलोक मना करता है। अब पोर्शिया और जब शाइलोक की आपसी कन्वर्सेशन हो रही होती है दोनों के बीच में, तो ड्यूक ऑफ वेनिस जो है वो अपना डिसीजन देते हैं कि शाइलोक जो कि एक ज्यू है, इस ज्यू पर्सन ने एंटोनियो की बॉडी से फ्लैश लेने का मतलब है कि उसकी डेथ। तो वो कहते हैं कि तुमने किसी पर्सन को मारने की कोशिश की है, तो इसके बदले में अब तुम्हारे लिए पनिशमेंट ये है कि वेनिस सिटी के रूल के अकॉर्डिंग तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। आधी प्रॉपर्टी ड्यूक ऑफ वेनिस और आधी प्रॉपर्टी एंटोनियो को दी जाएगी। जब शाइलोक ये सुनता है तो उसे बड़ा बुरा लगता है। अब उसके सामने एक कंडीशन और रखी जाती है कि या तो तुम क्रिश्चियनिटी को अपना लो, अगर तुम क्रिश्चियनिटी को अपना लेते हो तो आधी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी वापस, वो तब तक तुम्हारे पास रहेगी, और जब तुम्हारा डेथ का टाइम आएगा तो तुमको वो प्रॉपर्टी अपने बेटी जेसिका, जिसने कि लोरेंजो के साथ शादी कर ली थी, वो उसको तुम्हें देनी होगी। तो यहाँ पर जो शाइलोक है वो इस कंडीशन के लिए मान जाता है। अब उसको आधी प्रॉपर्टी दे दी जाती है और आधी प्रॉपर्टी जो एंटोनियो के नाम गई थी वो एंटोनियो, जेसिका और लोरेंजो को दे देता है। इसके बाद पोर्शिया और नेरेसा, जिन्होंने खुद को बाल्थसर और स्टीफेनो के रूप में डिस्गाइज किया था, इन दोनों से बेसेनियो और ग्रेशियानो जो कि बेलमोंट से आए थे, ये दोनों ही खुश होते हैं बाल्थसर और स्टीफेनो से। ये पहचान नहीं पाते कि बाल्थसर और स्टेफेनो जो है वो इनकी वाइफ है, पोर्शिया और नेरेसा है। अच्छा, जब ये दोनों यहाँ से जा रहे थे बेलमोंट से, बेशैनियो और ग्रेशियानो जब दोनों बेलमोंट छोड़ करके जा रहे थे, आ रहे थे एंटोनियो के पास, तो इन दोनों ने, पोर्शिया और नेरेसा दोनों ने इनको अपनी वेडिंग रिंग दी थी और ये कहा था कि वेडिंग रिंग जो है वो तुमको बिल्कुल भी किसी को नहीं देनी है, ना किसी को बेचनी है, ना किसी को उधार देनी है। अब ये दोनों जो हैं, जब बेसेनियो और ग्रेशियानो ये दोनों इनकी सर्विस से खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम कोई प्रेजेंट हमारी तरफ से ले लो क्योंकि तुमने एंटोनियो की जान बचाई है। तो ये दोनों बहुत इंसिस्ट करने पर पोर्शिया और नेरेसा जो है वो दोनों इनकी वेडिंग रिंग मांग लेती है। अब ये जो ग्रेशियानो है ये तो खुश होकर के तुरंत ही दे देता है नेरेसा को अपनी वेडिंग रिंग, लेकिन बेसेनियो जो है बहुत इंसिस्ट करने पर एंटोनियो के
पोर्शिया की जो वेडिंग रिंग थी वो बाल्थाजर को दे देता है। हालांकि बाल्थाजर जो है वो पोर्शिया ही थी, लेकिन ये दोनों पहचान नहीं पाते कि ये इनकी वाइफ ही है जिन्होंने डिस्गाइज किया हुआ है। अब यहाँ से ये दोनों जो है बाल्थाजर और स्टीफेनो यानी कि पोर्शिया और नेरेसा, ये दोनों ही सबसे पहले वापस बेलमोंट पहुंच जाते हैं और बेलमोंट पहुंच करके नेक्स्ट जो सीन होता है वो इनके गार्डन का है। अब यहाँ से सभी लोग एंटोनियो, बेसेनियो और ये ग्रेशियानो, लोरेंजो, जेसिका, ये जितने भी कैरेक्टर हैं एक्सपेक्ट शाइलोक के अलावा बाकी के जितने भी कैरेक्टर हैं ये सभी लोग इनके गार्डन में पहुंचते हैं और वहां पर सारे बैठ करके खुश हो रहे होते हैं। अब नेरेसा और पोर्शिया जो है वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। वहां पर पहुंचने के बाद ये दोनों पूरी स्टोरी इनसे पूछती है, बेसेनियो और ग्रेशियानो से, जैसे इनको कुछ नहीं मालूम। और बेसेनियो और ग्रेशियानो जो है वो पूरी स्टोरी इनके सामने मेंशन करते हैं और इसी पूरी स्टोरी को मेंशन करने के दौरान बात आती है रिंग्स की। तो जब पोर्शिया और नेरेसा इनसे रिंग्स मांगती हैं तो पता चलता है कि इन्होंने तो अपनी रिंग्स जो है वो एडवोकेट और उसके क्लर्क को दे दी है। तो यहाँ पर ये दोनों नाराज होने का नाटक करती है। एट द लास्ट ये दोनों बता देती है कि हम दोनों ही डिस्गाइज करके गए थे और हमने ही यहाँ पर एंटोनियो की जान बचाई है। और इसी के साथ ही एंटोनियो को खबर मिलती है कि उसकी जो शिप है वो डूबे नहीं थे और वो सेफली हार्बर तक पहुंच गए हैं। और यहीं पर हंसते हुए इस प्ले का जो है वो एंड हो जाता है और इसीलिए इस प्ले को रोमांटिक कॉमेडी के जेनरा में रखा गया है। तो ये तो बात हुई प्ले की पूरी स्टोरी की और पूरी स्टोरी के कास्ट की। आई होप आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को। तो आप इन कैरेक्टर्स को देख लीजिए। तो डिस्कस करते हैं प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को। पहली कोटेशन है, आई होल्ड द वर्ल्ड बट as world Graciano where every man must play a part and mine is sad one। ये लाइन है एंटोनियो की एक्ट 1 सीन 1 से। एक्ट 1 सीन 1 यानी जब प्ले स्टार्ट होता है और ग्रेशियानो के साथ एंटोनियो बात कर रहा होता है, वो उसको कहता है कि मैंने संसार को संसार की तरह ही रखा है, जहां पर एक ऐसी स्टेज जहां सबको अपने हिस्से का जो पार्ट है वो प्ले करना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो फुल ऑफ सोरोज है, फुल ऑफ वॉज है। उसको ये बात वो ग्रेशियानो को बोलता है क्योंकि उसकी लाइफ में जो है वो कुछ भी सेटल नहीं हो पा रहा था। उसको लगता था कि वो बहुत वेल्दी है, लेकिन उसकी जितनी भी वेल्थ थी वो सारी की सारी इस वक्त शिप्स के रूप में समुद्र में लगी हुई थी और जिसका कि उसको उम्मीद नहीं थी कि हाँ उसके पास उसकी वेल्थ वापस आएगी या नहीं आएगी। अब पर्सनल रीजंस भी कुछ थे एंटोनियो के जिनकी वजह से भी वो सैड था। और वो बात वो ग्रेशियानो को कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड है एक स्टेज है जहाँ सब लोग अपने अपने हिस्से का पार्ट जो है प्ले परफॉर्म करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो फुल ऑफ वॉज ही रहेगी और मैं अपनी लाइफ में जो है दुखों को ही झेलता रहूंगा। तो ये लाइन एंटोनियो की थी। इसके बाद लव इज ब्लाइंड एंड the lovers cannot see
द pretty follies they commits themselves। ये लाइन जेसिका की है एक्ट 2 से। जेसिका ये लाइन बोलती है एक्ट 2 सीन 6 से कि लव इज ब्लाइंड एंड द लवर्स कैन नॉट सी द प्रेटी फॉलीज दे कमिट देमसेल्व्स। जब वो प्लान करती है लोरेंजो के साथ जाने का अपने फादर को छोड़ करके, क्योंकि उसको पता है कि उसके फादर जो है वो ज्यू हैं और वो क्रिश्चियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और वो डिसाइड करती है कि उसको अब लोरेंजो के साथ एलोप कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहती है कि लव इज ब्लाइंड, वो अपने फादर के अगेंस्ट जा रही है, एंड द लवर्स कैन नॉट सी द प्रेटी फॉलीज दे कमिट देमसेल्फ, और जो प्यार में होते हैं वो इसमें की जाने वाली गलतियों को बिल्कुल भी देख नहीं पाते या उनको बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। ये लाइन जेसिका ने कही थी। ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड। ये प्रिंस ऑफ मोरक्को while reading Portia's note एक्ट 3 से ये लाइन ली गई है ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। प्रिंस ऑफ मोरक्को ये लाइन पढ़ रहे हैं किसमें, उन्होंने गोल्ड कास्केट को चुना था। गोल्ड कास्केट में उसको लगता था कि इसमें ही वो चीज मिलेगी जो वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आया, क्योंकि उस पर जो स्लोगन था वो यही था कि जो आप चाहते हैं वो इस कास्केट के अंदर है, यानी जो आप चाह रहे हैं उससे ज्यादा ही इस कास्केट के अंदर आपको मिलेगा। ये स्लोगन था गोल्ड कास्केट के ऊपर। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को ने उस गोल्ड कास्केट को चुना था, लेकिन जब उसने वो गोल्ड कास्केट को खोला तो उसमें से पोर्शिया का नोट निकला था। पोर्शिया ने एक लेटर लिखा हुआ था, वो निकला था। उस लेटर पर क्या लिखा था कि ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड, यानी जो कुछ भी चमकता है वो सोना नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मैंने अभी तक 3 लाइन इस प्ले की आपके साथ डिस्कस की है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट इफ यू prick us do we not bleed, if you tickle us do we not laugh, if you poison us do we not die, and if you wrong us shall we not revenge। ये लाइन है शाइलॉक की एक्ट 2 से। एक्ट 2 से लाइन है शाइलॉक की। वो कहता है इफ यू prick us do we not bleed, अगर तुम हमें काटे दोगे नहीं, अगर तुम हमें काटे दोगे तो क्या हमें वो चुभेंगे नहीं। इफ यू tickle us do we not laugh, अगर तुम हमें गुदगुदाओगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं। इफ यू poison us do we not die, अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम मरेंगे नहीं। एंड इफ यू wrong us shall we not revenge, और अगर तुम हमारे साथ गलत करोगे तो क्या हम उसका बदला भी ना लें। तो ये बातें वो क्रिश्चियंस के लिए कह रहा है थ्रू एंटोनियो, यानी एंटोनियो को सेंटर बना करके वो क्रिश्चियनिटी को पूरी को ब्लेम कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर क्रिश्चियंस हमें परेशान करते हैं तो क्या हम उसका बदला भी ना लें। तो ये लाइन शाइलॉक की है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन आती है पोर्शिया की, जो उसने मर्सी को लेकर के अपनी स्पीच बोली है। उस स्पीच में से कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है।
क्वालिटी ऑफ मर्सी is strained. It blessed twice. It dropped as the gentle rain from heaven. ये लाइन पोर्शिया की है एक्ट 4 से, एक्ट 4 सीन 1। पोर्शिया कहती है कि मर्सी यानी दया का जो गुण है वो सीधा साधा है। ये ब्लेस ट्वाइस, ये दो पर्सन्स को जो है ब्लेस करता है, यानी मर्सी उन दोनों को ब्लेस करती है। जो मर्सी कर रहा है उसको भी ब्लेस कर रही है, और जिस पर मर्सी की जा रही है, जिसके लिए दया दिखाई जा रही है, ये उसको भी ब्लेस करती है। इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये ऐसी गुणों की वर्षा के रूप में है जो कि सीधे स्वर्ग से बरसती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने आपके साथ इस प्ले की डिस्कस की है, आई होप आपको अच्छे से प्ले समझ आया होगा। क्वेश्चंस जो है वो मैंने डिस्क्राइब की है, आपके सामने एक्सप्लेन की है, वो भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी किसी तरह का आपके सामने किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं इस प्ले के जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस प्ले में तो बॉन्ड स्टोरी जो है वो मैंने आपको बताई थी, बॉन्ड स्टोरी जो कि एक्ट 1 के अंदर आती है। उसके बाद लोरेंजो एंड जेसिका का एपिसोड है जब वो दोनों एलोप करते हैं घर से। ये एक्ट 2 में आता है। उसके बाद कास्केट स्टोरी, यानी जब पोर्शिया से शादी करने के लिए 3 कास्केट्स में से एक कास्केट को चुनना था, ये एक्ट 3 में आता है। और नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेमस रिंग एपिसोड, ये एक्ट 5 में आता है जब पोर्शिया और नेरेसा दोनों अपनी रिंग्स वापस मांगती है बेसेनियो और ग्रेशियानो से, जो कि उन्होंने उस लॉयर और उसके क्लर्क को दे दी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस के। इसी के साथ ही जो प्ले है उसकी समरी और उसकी कोटेशंस के साथ आज की जो क्लास है वो मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्ले को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे और बने रहे आप चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।